गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ पूछ सकते हैं। तो आज 6 जून 2020 है। दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आज का जो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए पर्यावरण मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी पर्यावरण विभाग के जो सचिव होते हैं वो, या डी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। राइट। देखो फर्स्ट पेज पे जो है न्यूज़ है, जो ये न्यूज़ है ये डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए। चालू वित्त वर्ष में नई योजनाओं पे रोक। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल से होती है, 1 अप्रैल 2020। और अंत कब होता है? 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक किसी भी योजनाओं को, नई योजनाओं को चालू नहीं किया जाएगा, उसको स्टार्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में सरकार ने जो 2 योजना लाई थी, एक तो गरीब कल्याण पैकेज लाया था सरकार, और दूसरा सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज लाया। तो इसी दोनों को कंटिन्यू किया जाएगा। देखो ये दोनों योजना के मध्य सरकार लगभग 21 लाख करोड़ के आसपास सरकार का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, सरकार का खर्च हो चुका है। बजट जो सरकार ने पेश किया था फरवरी में, वो बजट लगभग 30 लाख करोड़ का था। तो बजट के आसपास लगभग ये खर्च किया जा चुका है आत्मनिर्भर पैकेज के तहत। इसलिए सरकार के पास पैसे की कमी है और सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अभी कोरोना पे हमें फोकस करना है, अभी किसी अन्य नई योजना को स्टार्ट नहीं करना। देखो ये इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि कितने लोग इस ग्रुप पे, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो डेली देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लिखें जो यूपीएससी 2020 के लिए, यूपीएससी 2020 के लिए सीरियस हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे द्वारा यूपीएससी को लेकर के कुछ अन्य प्रयास किया जाएगा आपके लिए। जो लोग सीरियस हैं निश्चित तौर पे हमें कमेंट सेक्शन में आप लिखें। पहला प्रयास ये होगा कि विजन की जो 365 है, विजन के 365 का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके लिए एग्जाम में सहायक हो सकता है यूपीएससी 2020 के पीटी में, जो 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। दूसरा है कि विजन अनअकैडमी पे भी मैं क्लास लेने वाला हूँ, अनअकैडमी पे भी मैं क्लास लेने वाला हूँ, तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा और वहाँ पे ही यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स को फोकस करते हुए हम लेक्चर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ यूट्यूब पे भी और अनअकैडमी पे दोनों जगह मैं क्लास लूँगा यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स को फोकस करते हुए। देखो सुरक्षा परिषद में विवादों के समाधान पे होगा भारत का जोर। तो भारत सरकार जो है, ये आप देख रहे हो, भारत के विदेश मंत्री, इन्होंने क्या किया है कि एक मसौदा तैयार किया है, जिस मसौदा में भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने वाला है। तो भारत सरकार आखिर करेगी क्या, भारत सरकार की क्या नीति रहेगी, क्या दृष्टिकोण रहेगा, उसको लेकर के एक मसौदा तैयार किया। क्लियर है? 17 को चुनाव होने वाला, 17 जून को, और लगभग भारत की जीत सुनिश्चित होगी। भारत का कार्यकाल स्टार्ट होगा जनवरी 2021 से और एंड होगा दिसंबर 2022 तक। जनवरी 2021 में भारत का कार्यकाल शुरू होगा और समाप्त होगा दिसंबर 2022 में। देखो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हम डेली, चूँकि ये न्यूज़ जो है अभी लगातार चर्चा में आएगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं प्रत्येक दिन इस पर कुछ न कुछ चर्चा रहेगा।
कल इस पे एडिटोरियल आया था, हमने एडिटोरियल पर डिटेल से डिस्कस किया है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने में भारत की क्या पॉजिटिव पॉइंट है, भारत का क्या लाभ होगा और भारत को क्या हानि हो सकता है। तो कल का एडिटोरियल आप देख सकते हो, हमने डिटेल से डिस्कस किया था। देखो, कोरोना इलाज की खर्च की सीमा तय करने पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर के एक टिप्पणी किया, राइट। तो हम आयुष्मान भारत योजना के बारे में एक बार जानते हैं। कोरोना का जो इलाज होता है उसको आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया गया है, यानी जो लोग इलाज करवा रहे हैं वो आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पे करवा रहे हैं। उसके तहत जो छूट दी गई है या जो इंश्योरेंस दी गई है उस इंश्योरेंस के तहत इलाज करवा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2018 को रांची में किया गया था। ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसकी शुरुआत रांची में किया गया था, झारखंड की राजधानी है, और वहीं पे प्राइम मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें लगभग 1300 बीमारी को इंक्लूड किया गया, जिसमें कैंसर है, जिसमें हृदय रोग है यानी हार्ट डिजीज है, माइंड डिजीज है, बहुत सारी बीमारी हैं। 1300 बीमारी इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग कोरोना। निजी अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी इसके दायरे में आएंगे। क्लियर है। किसी व्यक्ति को कैसे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत डाला जाए या किस तरह से कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सके, इसके लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में हुई थी, और इसी के डाटा का प्रयोग किया जाता है आपको आयुष्मान भारत योजना देने के लिए किसी व्यक्ति को। क्लियर है। तो अब आयुष्मान भारत योजना क्या होता है थोड़ा सा हम उस पर देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को 5 लाख रुपए, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। आई रिपीट, प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस। यानी मान लो एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं और किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उस वर्ष 5 लाख रुपए तक का वो इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकती है, और इनके जो इलाज का खर्चा होगा वो भारत सरकार वहन करेगी। तो इस तरह से लगभग 10 करोड़ परिवार को जो है शामिल किया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। मान लेते हैं कि प्रत्येक परिवार में 5 अगर मेंबर हैं तो इस तरह से 50 करोड़ जो आबादी है, देश की 50 करोड़ आबादी इसके तहत आ जाती है, क्योंकि 10 करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया गया। देखो, आयुष्मान भारत में 2 योजनाओं को मिक्स किया गया था, वो भी याद रखना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में 2 योजनाओं को मिक्स किया गया था, यानी आयुष्मान में 2 योजनाओं को मिक्स किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, इन दोनों को मिक्स किया गया है आयुष्मान भारत अभियान में। क्लियर है। देश के कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही है। 10,000 पेशेंट एक दिन में मिल रहे हैं। काफ़ी ख़राब कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, हमें संभल के रहने की ज़रूरत है। देखो, HCQ सवाल उठाकर पीछे हटे विशेषज्ञ। तो हमने कल आपको बताया था कि एक तरह से फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा क्या है कि HCQ दवाई जो है ये वही दवाई है जिसको लेकर के अमेरिका ने इंडिया पे एक सख्त टिप्पणी की थी। भारत सरकार ने कोरोना के स्टार्टिंग होते ही इस दवाई को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत डाल दिया और निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद इस दवाई को जब WHO ने लिस्ट किया कि ये दवाई कोरोना की इलाज में सहायक हो सकती है, और इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका ने कहा कि आप हमें भी यह दवाई दें, और भारत ने अमेरिका सहित लगभग 80 से अधिक देशों को यह दवाई निर्यात किया।
अभी WHO ने क्या किया कि एक रिपोर्ट के आधार पे बोला कि ये जो है दवाई ये कारगर सिद्ध नहीं हो सकती, इस दवाई पे प्रश्न चिन्ह उठाए। और वो जो रिपोर्ट है अमेरिका की, जिस कंपनी ने वो रिपोर्ट दिया था, जिस कंपनी ने डाटा के आधार पर उस रिपोर्ट को दिया था, वो कंपनी में महज 4 से 5 आदमी काम करते थे और लगभग कुछ दिन में साबित हो जाएगी कि वो कंपनी फर्जी थी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की फर्जीवाड़ा हो रहा विश्व लेवल पे। WHO जो इस पेंडेमिक में एक कंपनी जिसमें महज 4 से 5 एम्प्लॉयज़ हैं, उसके डाटा के आधार पे वर्ल्ड में इस दवाई को रोकने की चर्चा करता है। और ये फेमस दवाई है, याद रखना, मलेरिया की ये फेमस दवाई है। WHO ने पहले इस पे कहा था कि ये दवाई कारगर सिद्ध होगी कोरोना को लेकर के। एक बार इसको पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आज अच्छा दिन है, भारत और चीन की सेना आपस में मिल के बातचीत करेगी। जनरल हरिंदर सिंह भारत की सेना का नेतृत्व करेंगे और जो चीन की सेना के साथ बातचीत करेंगे किस तरह से जो है विराम लगाया जाए लद्दाख में जो हो रहा है, जिस तरह से तनाव की कंडीशन भारत और चीन की सीमा में है उसको रोका जाए। एडिटोरियल पेज पे आज हमारे पास कोई भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल नहीं है। जैसे कल हमने बताया था कि हमारे लिए तीनों ही एडिटोरियल कल का इम्पोर्टेंट था, आज हमारे पास कोई भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल नहीं है। इसको एक बार देख सकते हो, यहाँ पे ये बताया गया कि जो संघवाद है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संघवाद जो है तो जब संघवाद आया था, लाया गया था, जब चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तो उस समय में जिक्र किया जा रहा था कि क्यों हम केंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सेंटर को स्ट्रॉन्ग क्यों बनाएं, केंद्र सरकार को हम क्यों स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो उस समय में इस बात की भी चर्चा की गई थी कि जब आपातकाल की स्थिति हो तो वैसे कंडीशन में सेंटर को स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है, केंद्र को स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ही ज़रूरी है, ये चर्चा की गई थी। और बाकायदा वही हो रहा है अभी कि अभी वर्तमान में सेंटर को मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरह से पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, हेल्थ इमरजेंसी से विश्व गुजर रहा है, भारत गुजर रहा है। एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको भी एक बार आप देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनीष सिसोदिया का आर्टिकल है, एक बार देख सकते हो। देखो इसमें भी हमारे लिए डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, बस ये याद रखो कि अमेरिका की जो कंपनी स्पेस एक्स के जो ओनर है एलन मस्क, ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और इनका कहना है कि आने वाले कुछ वर्ष में अंतरिक्ष उद्योग स्टार्ट किया जाएगा। जो लोग, जिसके पास पैसा होगा, वो अपने पैसा के दम पे अंतरिक्ष जा सकेंगे, वहाँ रुक सकेंगे, देख सकेंगे अंतरिक्ष को, राइट। और इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है। 2-3 दिन पहले इन्होंने जो है पहला व्यावसायिक लॉन्च किया है, यानी 2 व्यक्ति जिसके पास पैसा था वो अंतरिक्ष गए और वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो है ISA जो है वहाँ पे जाकर के ये रुक रहे हैं, राइट। तो 2 व्यक्ति जिसके पास पैसा था, व्यावसायिक तौर पे इन्होंने अंतरिक्ष परिवहन की शुरुआत कर दी है कुछ दिन पहले। एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ये न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आज, हमारे पास 2-3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हम डिस्कस करेंगे बिजनेस पेज पे। कर्ज के बोझ, बढ़ते बोझ के बीच पाकिस्तान को IMF ने दिखाया आईना। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ब्रिटेन वुड सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसके बाद 2 संस्था की स्थापना की गई थी, एक तो वर्ल्ड बैंक था और दूसरा IMF था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इस समय में इसकी जो प्रमुख है क्रिस्टीवा जॉर्जिवा इस समय में इसकी प्रमुख है। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ इसकी प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं
गीता गोपीनाथ जो भारतीय मूल की हैं, क्रिस्टीवा जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, और वाशिंगटन डीसी में इसका कार्यालय है। 189 इसके सदस्य हैं, और अंतिम सदस्य यानी 189 जो इसका मेंबर बना है वो नोरू बना है। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर इसकी जो है करेंसी है। आईएमएफ की करेंसी एसडीआर है, और एसडीआर में जो है एसडीआर में जो शामिल है वो शामिल है अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पौंड। क्लियर है। 2015 में एसडीआर को शामिल किया गया था, चाइनीज करेंसी को शामिल किया गया था एसडीआर में। और 2016 का प्रीलिम्स का पेपर कल हमने डिस्कस किया था यूपीएससी का। तो यूपीएससी पेपर 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि नई कौन सी करेंसी है जिसको एसडीआर में शामिल किया गया था, राइट। तो करंट को बेस्ट बनाते हुए क्वेश्चन पूछा है 2016 के प्रीलिम्स में। हमारा वीडियो आप देख सकते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कल हमने डिस्कस किया था। कौन जारी करती है? वर्ल्ड बैंक जारी करती है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन जारी करता है? तो ये आईएमएफ जारी करता है। क्लियर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ। ये जो लोन देता है, जैसे वर्ल्ड बैंक आपको नॉर्मली लोन देगा तो गरीबी दूर करने के लिए उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसके आधार पे वो लोन देता है। गरीबी दूर करना उसका बेसिक उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक का, और उस आधार पे वो लोन देता है, और अन्य भी बहुत सारे क्राइटेरिया। लेकिन आईएमएफ जो लोन देता है सिर्फ एक आधार पे देता है, और वो देता है बीओपी। काफ़ी बार आपने सुना होगा, इकोनॉमी का एक कोर टॉपिक है बीओपी। मैं बेसिक यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपका, बाकी डिटेल से कभी हम इस पे अलग से लेक्चर लेंगे। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बीओपी के दो भाग हैं, दो पार्ट हैं बीओपी के। पहला तो करेंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट का पार्ट क्या है? गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, इनकम हो गया, रेमिटेंस हो गया, डोनेशन हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सारे के सारे पार्ट हैं करेंट अकाउंट के। मान लो कि जैसे हम लोग गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब होता है कि सामान, ठीक है। जैसे तेल हो गया, गुड्स का पार्ट हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, गुड्स का पार्ट हो गया। मान लो हमने जो गुड्स वर्ल्ड को निर्यात किया, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग यूएस, कोई भी देश, विश्व को भारत ने जो भी वस्तु का निर्यात किया, और विश्व ने हमें जो भी वस्तु का निर्यात किया, हमने विश्व को जो भेजा है सामान, और विश्व ने हमें जो भेजा है, वो दोनों को मिलाने के बाद मान लो कि विश्व को जो हमने भेजा है $20 बिलियन का सामान भेजा है, इंक्लूडिंग सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और विश्व ने जो हमें भेजा है वो मान लो $40 बिलियन का भेजा है। तो इस तरह से ये निगेटिव हो जाता है $20 बिलियन, राइट। निगेटिव $20 बिलियन हो जाता है, यानी $20 बिलियन का हमें सामान अधिक भेजा है जितना हमने विश्व को भेजा। क्लियर है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो करेंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? कि तेल हम काफ़ी मात्रा में आयात करते हैं, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान काफ़ी मात्रा में हम आयात करते हैं कंपेयर टू जो हम विदेशों को भेजते हैं, कंपेयर टू जो हम कह सकते हो कि सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं आईटी सेक्टर में, जो हम विदेश को प्रोवाइड करते हैं उसके कंपेयर। क्या जो रिमिटेंस हमें प्राप्ति होती है, रिमिटेंस प्राप्ति में इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन है। रिमिटेंस क्या होता है? कि जो विदेश में लोग रहते हैं वो इंडिया में जो है विदेश में काम करते हैं, लेकिन जो पैसा कमाते हैं वो इंडिया अपने घर को भेजते हैं, तो इसे रिमिटेंस कहा जाता है। तो इस तरह से करेंट अकाउंट में जो है, करेंट अकाउंट में हम निगेटिव में चलते हैं। करेंट अकाउंट डिफिसिट इसे कहा जाता है, जहाँ पे जो विश्व को हम निर्यात करते हैं उससे कहीं अधिक विश्व हमें निर्यात करता है। दूसरा है कि कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, लोन होता है, बैंकिंग होता है। जैसे मान लो भारत की जो मान लेते हैं कंपनी है रिलायंस ने विश्व में जो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया, और विदेश की जो कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, जैसे गूगल इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, मान लो
सॉरी फेसबुक वगैरह इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो हमने जो एफडीआई में विश्व में इन्वेस्ट किया और विश्व ने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ये पॉजिटिव होता है। यानी कैपिटल अकाउंट क्या होता है हमारा पॉजिटिव में है और करेंट अकाउंट क्या है नेगेटिव में है। यानी हमने विश्व में जितना भारत की कंपनी जितना विश्व में इन्वेस्टमेंट कर रही है उससे कहीं अधिक विश्व इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्लियर है। लेकिन दोनों को जो समाप्त करोगे, मान लो कि करेंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में हो रहा है -100 बिलियन डॉलर और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो रहा है 20 बिलियन डॉलर। हमने बोला है कि ये नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में इंडिया में है। तो दोनों को समाप्त करने के बाद जो है फाइनली जो जाता है मान लो 80 बिलियन डॉलर जाता है। तो फाइनली तो ये तो नेगेटिव में गया ना, यानी भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में जाता है। क्लियर है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जब होता है वर्ल्ड में, किसी भी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, तब IMF लोन देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तब लोन देता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है किसी भी देश में। क्लियर है। देखो कृषि और IBC से संबंधित अध्यादेश अधिसूचित। ओके, कृषि और IBC, कृषि के बारे में जो अध्यादेश आने वाली थी हमने उस पर डिस्कस किया था कि सरकार APMC में संशोधन कर रही है, सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन कर रही है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रही है। बेसिकली ये 3 संशोधन सरकार कर रही थी कृषि को लेकर के। IBC को लेकर के देखते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत की जो रैंकिंग सुधरी है उसका एक प्रमुख कारण IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। देखो IBC की सामान्य प्रक्रिया क्या है। मान लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है और हम कर्ज चुकाने में असक्षम हैं। हम जो है लोन लिया हमने बैंक से और बैंक को फिर हम लोन चुकाने में असक्षम हैं। तो ऐसे कंडीशन में उस कंपनी को दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट सबसे पहले घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद कंपनी और बैंक दोनों चले जाते हैं NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। वहाँ पे कंपनी का जो मैनेजमेंट राजी होने पर उसे दिवालिया घोषित किया जाता है और NCLT के द्वारा एक IP की नियुक्ति की जाती है, IP की नियुक्ति की जाती है। इसे कहा जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो एक IP जो होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, जो कंपनी होते हैं उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं या उसके जो शेयर होल्डर होते हैं उससे बात करते हैं कि हम आपको क्या चाहिए, क्या आपको जो पैसा आपने लगाया वो आपको रिटर्निंग चाहिए। अगर उसकी सहमति मिलती है कि ठीक है हमें रिटर्निंग चाहिए, तो वैसी कंडीशन में उस कंपनी को वो कुर्क करने का काम, बेचने का काम शुरू कर देता है और बेचने के बाद जो पैसा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सब में। राइट, वो जितने भी शेयर होल्डर हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और साथ ही साथ बैंक को भी पैसा रिटर्न कर देता है। क्लियर है। NCLT के बारे में जानो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल दोनों की स्थापना 2016 में किया गया था। कंपनी एक्ट 2013 के माध्यम से दोनों की स्थापना किया गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अगर कोई व्यक्ति डिफर करता है, किसी कंपनी को लगता है कि नहीं वहाँ मेरा न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, तो उसके बाद नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल में वो जा सकता है। IBC के तहत कर्ज की वसूली की जाती है और NCLT के आदेश पे हमने बताया कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है। देखो हुबली में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। ये भी याद रखना, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो 1366 मीटर है लंबा। और हुबली का जो बन रहा है ये 1400 मीटर लंबा होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। ठीक है, इंडिया में क्या है, आपको सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट।
अमेरिका में क्या है कि आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में लोकतंत्र को लेकर के ये जो चौक है थिएनआनमन चौक, यहाँ पे हजारों स्टूडेंट जुटे जिसका आरोप था कि चीन सरकार में जो है अभी हमें लोकतंत्र की ज़रूरत है, चीन सरकार अपनी मनमानी करती है, हमें साम्यवादी नहीं चाहिए, हमें कम्युनिस्ट सरकार नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। लेकिन हुआ क्या, चीन की सड़कों पे पहली बार, इतिहास में पहली बार चीन की सड़कों पे चीन के लोगों के लिए जो है तोपें लाई गई। चीन की सड़कों पे चीन के लोगों के लिए तोप लाई गई और लगभग 10,000 से अधिक स्टूडेंट को रातों रात मार दिया गया। यह है साम्यवादी सरकार, यह है कम्युनिस्ट सरकार चीन की, राइट। तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, निश्चित तौर पर थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। दो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम डिस्कस करेंगे। पिछले 8 वर्षों में हुई देश में 750 बाघ की मौत। इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो संस्था है, ये संस्था देखो आप, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये इंपॉर्टेंट संस्था है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। वैसा संस्था जिसका संसद के किसी एक्ट के माध्यम से निर्माण हो उसे कहा जाता है सांविधिक संस्था। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत आता है ये, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। 2006 में इसकी स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष होते हैं पर्यावरण मंत्री, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये चलाता है। ये संस्था प्रोजेक्ट टाइगर को रेगुलेट करता है भारत में। देखो, हाथनी की मौत के मामले में केरल में एक गिरफ्तार। तो केरल में जो भी हुआ गलत हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जितनी इसकी आलोचना की जाए, जितनी इसकी बुराई की जाए वो कम है। जो व्यक्ति इस तरह का कांड को अंजाम दिए हैं उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन हाथी को लेकर के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ देगा कि हाथी बताओ, इंडियन हाथी जो है IUCN के कैटेगरी में किस लिस्ट में आता है, या एशियन हाथी IUCN की कैटेगरी में किस लिस्ट में आता है, अफ्रीकन हाथी IUCN की लिस्ट में किस लिस्ट में आता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देगा। तो याद रखना, एशियन हाथी जो है इंक्लूडिंग इंडियन हाथी, इंडिया में होते हैं, थाईलैंड वगैरह में होते हैं हाथी, तो एशियन हाथी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। जबकि अफ्रीकन हाथी, अफ्रीका की जो हाथी होती है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, VN। इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है एशियन हाथी, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है अफ्रीकन हाथी। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। अनुसूची 1 में शामिल होता है, इसका क्या मतलब होता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो। 17 में आप क्वेश्चन देखोगे, सेम क्वेश्चन 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किसी जीव को अगर हम शामिल करते हैं अनुसूची 1 में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल करते हैं तो उसका क्या मकसद होता है, उसका क्या ध्येय होता है। तो एक ऑप्शन था उसमें कि उस जीव को जो है उसी तरह का सारा अधिकार प्राप्त होता है, उसकी उसी तरह से सुरक्षा की जाती है जिस तरह से सुरक्षा बाघों की जाती है। जिस तरह से सुरक्षा बाघ को लेकर हम करते हैं, बाघों को लेकर के करते हैं, टाइगर को लेकर के करते हैं, वही सेम सुरक्षा हम उस जीव का करते हैं जिस जीव को शामिल किया जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल्ड 1 में अनुसूची 1 में। क्लियर है? तो हाथी भी हमारा शेड्यूल 1 में शामिल है, यानी इसको आप शिकार नहीं कर सकते हो। अगर इसका आपने शिकार किया तो आपको कठोर दंड मिलेगा। इस तरह से साथ ही साथ इसके साइट्स की अपेंडिक्स 1 में ये शामिल है। याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन हाथी या एशियन हाथी IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, साइट्स की लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में है, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। भारत में सर्वाधिक हाथी जो है वो कर्नाटका में है,
6049, 6049। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर असम आता है और थर्ड पोजीशन पर हमारे लिए केरल आता है। सबसे अधिक हाथी कर्नाटका, सेकंड में असम, थर्ड में केरल। तो इतना याद रखना बेसिक, और इसी बेसिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछा भी है पहले यूपीएससी ने। चलो आज हमारे पास इतना ही था न्यूज़ डिस्कशन के लिए जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट था। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमने क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं, बी बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ जाकर इसको शेयर कर दें, और साथ ही साथ डिस्कस करें। जिस न्यूज़ को मान लो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ उनको भी बोलो देखें वीडियो, और उनके साथ शेयर करें, उनके साथ थोड़ा कह सकते हो डिस्कस करें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।